Hello students, today we are going to start a new topic of class 11th fundamental rights. Students आपने fundamental rights के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, but today we will discuss about the significance of articles in which fundamental rights are written and the measures which safeguard our fundamental rights. So let's start. Our first topic is what are fundamental rights. Fundamental rights are those rights which are essential for intellectual, moral, spiritual development of individuals. As these rights are fundamental or essential for existence and all-round development of individuals, hence it's called fundamental rights. They are enshrined in Part 3, Articles 12 to 35 of the Constitution of India. Significance of fundamental rights. Fundamental rights help in shaping human personality by development of hidden talents. The rights guarantee civil liberties available to all without any discrimination. Fundamental rights can be altered only by 2/3 majority of Constitution, thus they keep a check on arbitrary powers of the government. Part 3 of the Constitution makes the fundamental rights enforceable in a court of law. Fundamental rights reveal the fundamental unity of India as they are available to all citizens without any discrimination of wealth, race, caste, sex, place of birth and others. बच्चे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया है. और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों को मिलते हैं. फंडामेंटल राइट्स रिवील द फंडामेंटल यूनिटी. अब ये यूनिटी क्यों है हमारी कंट्री में, अगर हम प्रीएम्बल में देखते हैं तो सबसे पहले ही क्या वर्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो ये जो वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये किस वजह से है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की वजह से. चाहे हम नॉर्थ में रहते हैं, हम साउथ में रहते हैं, हम ईस्ट में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, चाहे हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं. और दूसरा, फंडामेंटल राइट्स को में चेंजेस आसानी से कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती. इसमें अंदर अगर चेंजेस करना है तो 2/3 मेजोरिटी मतलब एक स्पेशल मेजोरिटी की वजह से ही हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और वो स्पेशल मेजोरिटी मिलनी कोई आसान नहीं है. इस तरह ये गवर्नमेंट की जो आर्बिट्रेरी पावर है उसके ऊपर रोक लगाने का काम भी करती है. कोई भी गवर्नमेंट आके अपने आप से फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस नहीं कर सकती. सो आवर नेक्स्ट इज वट आवर फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज़ राइट टू इक्वलिटी. आर्टिकल 14 to 18. आर्टिकल 14 से 18 में हमारे राइट टू इक्वलिटी दिया गया है. इसमें फर्स्ट राइट क्या है हमारा, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. हमारा जो राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से 18 सबसे पहले ये चीज़ देता है इक्वलिटी बिफोर लॉ. लॉ के आगे सभी समान है, चाहे कोई रिच है चाहे पुअर है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, मेल है फीमेल है. और दूसरा क्या करता है, प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन. हमारा जो लॉ है वो क्या करता है, प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी आधार पर किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में सबको समान अवसर मिलेंगे. अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है. अनटचेबिलिटी क्या था, जो हमारा एंशियंट टाइम से चली आ रही थी अनटचेबिलिटी की सोसाइटी 4 पार्ट में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र. तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन जो अनटचेबिलिटी की भावनाएं पहले थी उसको एबोलिश कर दिया गया है. किसी भी आधार पर किसी से हम अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते. एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. जब जिस टाइम कॉलोनियल रूल था हमारे यहाँ, तो उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत सारे टाइटल्स देती थी, जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, उन सबको क्या किया गया, एबॉलिश कर दिया गया. मतलब किसी को कोई स्पेशल टाइटल नहीं मिलेगा. बट मिलिट्री एकेडमिक्स में जैसे जर्नल, ब्रिगेडियर, प्रोफेसर, डॉक्टर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस प्रोविज़न. मतलब वो हमारे यहाँ आज भी हैं, बट जो पहले ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट द्वारा जो टाइटल्स दिए जाते थे उनको एबॉलिश कर दिया गया है. नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 19 to 22. आर्टिकल 19 से 22 में हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है. स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 19 एक अकेले आर्टिकल में हमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम दी गई हैं. फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assemble peacefully, travel anywhere in territory of India, reside and settle in any part of India, practice any occupation or trade, to form associations.
मतलब हमें ये राइट है, हम इस पर हम बोल सकते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, हम इंडिया के टेरिटरी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और अपने इंडिया के किसी भी पार्ट में हम जाके सेटल हो सकते हैं और किसी भी ऑक्यूपेशन को हम फॉलो कर सकते हैं। एंड टू फॉर्म एसोसिएशंस, और कोई भी एसोसिएशंस बना सकते हैं, स्टूडेंट एसोसिएशन बनती है, इंडस्ट्रियलिस्ट की एसोसिएशन बनती है, ठीक है। तो इस तरह हम कोई भी एसोसिएशंस को फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे क्या है 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ये किस में गिवन है आपका आर्टिकल 20। इसका क्या मतलब है, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द वायोलेशन ऑफ सम लॉ। मतलब जब तक किसी व्यक्ति ने किसी लॉ को वायोलेट नहीं किया तब तक उसको पनिश नहीं किया जा सकता। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। और किसी भी व्यक्ति को एक ऑफेंस के लिए बार बार पनिश नहीं किया जा सकता। एंड नो पर्सन शैल बी फोर्स्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ। और किसी भी पर्सन को उसके अगेंस्ट विटनेस के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Article 21 declares that no person shall be deprived of his life except according to the procedure established by the law which is fair. Next है हमारा Article 21A right to education. The 86th Amendment inserted a new Article 21A which provides free and compulsory education to all children of age to 6 to 14 years. ठीक है, ये आर्टिकल 21 में एक और आर्टिकल इंसर्ट किया गया है, आर्टिकल 21A। इसमें क्या है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन का प्रोविज़न दिया गया है। एज क्राइटेरिया 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 22 विच सेफगार्ड्स फॉर अरेस्टेड पर्सन। इसका क्या मतलब है बच्चों, नो पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड द रीज़न ऑफ हिज अरेस्ट। बिना अरेस्ट किए हम किसी को, मतलब बिना किसी रीज़न के हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। द कंसर्न पर्सन शैल हैव द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। और कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको ये पूरा राइट है कि वो अपने लॉयर से कंसल्ट कर सके। एंड द अरेस्टेड पर्सन हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स इन सच एन अरेस्ट। और एक अरेस्टेड पर्सन को पूरा राइट है कि मतलब उसको पुलिस 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। इस तरह ये क्या करता है, किसी भी अरेस्टेड पर्सन को भी सेफ गार्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हम किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, किसी का शोषण नहीं कर सकते। ये 2 आर्टिकल में गिवन है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, किसी को किसी उसकी इच्छा के विरुद्ध हम उससे काम नहीं करवा सकते। एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मनुष्य की जो खरीदना या बेचना होता था उसको प्रोहिबिट्स किया गया है। एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द चिल्ड्रन इन द हैज़ार्डस जॉब्स। और जहाँ पे जैसे केमिकल फैक्ट्री है, फायर क्रैकर्स जहाँ बनते हैं, वहाँ पे बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता। ये किस में लिखा गया है, आर्टिकल 24 में लिखा गया है। अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 to 28 ये हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। सबसे पहले है आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का क्या मीनिंग है बच्चों, कि हम वी हैव टू राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन ऑफ अवर चॉइस। हम अपने किसी भी अपने चॉइस के रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। नेक्स्ट इज नो टैक्स फॉर रिलीजन, बैन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये हमारे सारे किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 25 to 28। अवर नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 gives the right to minority to conserve their distinct language, script and culture। आर्टिकल 29 किसके लिए है बच्चों, बेसिकली ये माइनॉरिटी ऑफ पीपल के लिए, जो संख्या में कम है, उनको ये पूरा राइट है कि वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को सिक्योर कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, कंजर्व कर सकें। एंड आर्टिकल 30 क्या कर देता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस। मतलब ये राइट भी किसको है, राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। कि आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग जो माइनॉरिटी ऑफ पीपल है उनको भी पूरा राइट है कि वो अपनी चॉइस की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर पाएँ और उसको एडमिनिस्टर करने का भी राइट उनको दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 32 राइट टू मूव कोर्ट्स टू इशू डायरेक्टिव ऑर्डर्स रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट। बच्चों जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। क्यों कहा है,
because Article 32 guarantees the right to move the Supreme Court for the enforcement of rights given by Part 3 of the Constitution. क्योंकि आर्टिकल 32 में जितने भी राइट्स मतलब हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको आर्टिकल 32 गारंटी देता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है कि अगर किसी ने वॉयलेट की है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं. अंडर आर्टिकल 226 अ पर्सन कैन मूव द हाई कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट विच हैज़ बीन वायलेटेड. मतलब आर्टिकल 226 में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावरमेंट दी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है, उनको कुछ रिट्स दी हैं और वो रिट्स के आधार पर जजमेंट कर सकते हैं. इस तरह कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकता. और ये रिट्स कौन कौन सी हैं? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेश्योरी, क्यू वारंटो. और बच्चों इन रिट्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका एटलीस्ट 5 मार्क में आता है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.